नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के स्त्री रोग परिचर्चा के विशेष सत्र में आप सभी वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक स्पेशल सेशन हमने रखा है, इसमें हमारे साथ है डॉक्टर बलजोत भारज मैडम लुधियाना पंजाब से। तो आप सभी वैद्यों का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरि की वंदना से इस सत्र का आरंभ हम करते हैं। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढ़दावाग्निलीलम्। फिर से एक बार सभी का स्वागत है इस सत्र पर। और हमारे साथ है डॉक्टर बलजोत भारज मैडम लुधियाना पंजाब से। SKSS आयुर्वेदिक कॉलेज में मैडम प्रोफेसर है, PTSR डिपार्टमेंट में। मैडम स्वागत है आपका। और काफी सारा रिसर्च वर्क या रिसर्च पेपर मैडम ने पब्लिश किए हैं। अच्छे स्पीकर के तौर पर मैडम के काफी सारे सेशंस होते रहते हैं। तो इस सत्र में आप सभी वैद्यों का स्वागत है। और इसी के साथ साथ जैसे स्त्री रोग परिचर्या, ये एक हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो केवल आयुष दर्पण पर चलता है। और इस सत्र में भारत के सभी वैद्य इस सत्र में जुड़ते हैं। अपने जो भी अनुभव है, अपने जो भी कुछ नॉलेज होता है, केस डिस्कशन होता है, इसको ये शेयर करते हैं। तो आप भी अपना योगदान इस सत्र में दे सकते हैं। इसके लिए संपर्क कीजिए 9410379397 पर। और आप इस प्रकार से यहाँ पर हमारे साथ जो भी हमारा सेशन चलता है, ये गेस्ट लेक्चर के तौर पर केस डिस्कशन, अलग अलग कल्प, अलग अलग व्याधि की संप्राप्ति, निदान, चिकित्सा के उपचार, तो अलग प्रकार से हम लोग ये संवाद करते हैं। तो स्वागत है मैडम, डॉक्टर बलजोत मैम। थैंक यू मैम। यस, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, या प्लीज। आज बाल दिन है। वैसे तो बाल दिन की सभी को शुभेच्छा भरपूर सारी। और मुझे लगता है कि बाल दिन के इस मौके पर आज मधुमेह दिवस भी है। तो इस दिवस पर काफी सारे सेशंस भी चल रहे हैं। तो रजस्वला परिचर्या, मुझे लगता है कि अगर लड़कियों की बात करते तो लड़कियों में प्यूबर्टी का आना एक अलग ये होता है, पाड़ा होता है जिंदगी का। तो इस रूप से भी ये सत्र हमारे लिए फायदेमंद निश्चित रूप से होगा, जिसमें हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में रजस्वला को किस प्रकार से कुछ परिचर्या का पालन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे कुछ कंसेप्ट्स की, क्योंकि हम लोग इसको अगर अच्छे से समझकर इस परिचर्या का पालन करते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आने वाला जो समय है स्त्री के जीवन का, वो बहुत ही सुखद होगा। और इसीलिए सभी को बहुत ज्यादा शुभकामनाओं के साथ मैडम प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले मैं भगवान धन्वंतरि को नमन करती हूँ। आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म, डॉक्टर नवीन जोशी और डॉक्टर शिल्पा में मैम, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे एक ये प्लेटफॉर्म दिया है रजस्वला परिचर्या के बारे में विस्तार से डिस्कशन करने के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है रजस्वला परिचर्या, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू with
मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, क्योंकि ये दो चीजें चलती हैं। अभी जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पर ज्यादा फोकस रहता है, और रजस्वला परिचर्या अभी ऐसा है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। हमारी अपने कम्युनिटी में भी बहुत कम लोग इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज हम रजस्वला परिचर्या और मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इन दोनों पर ही डिटेल में बात करेंगे। So menstruation is a natural process which has significant and irrevocable changes on a woman's life. Navigating the entire process is no small feat, and the added confusion in the age of information overload often complicates the situation rather than simplifying it. In India, discourses surrounding menstruation are still restricted to sanitary napkins while overlooking the understanding of menstrual disorders. Many a time, ancient pearls of wisdom are being dismissed as taboos without apprehending its deeper sciences, which helped women in traversing the entire process since time immemorial. तो हम यहाँ पर वो हमारी कोशिश रहेगी कि जो रजस्वला परिचर्या में भी बताया है उसके पीछे साइंटिफिक बेसिस क्या है। तो रजस्वला क्या है? A female who is menstruating is termed as rajaswala. The nirukti is raja asti asya iti, means she who possesses the rajas. The synonyms of rajaswala are Atreyi, Malini, Pushpavati, Ritumati, etc. Charya or paricharya means to take care, proper measures to be taken regarding food habits and lifestyle for healthy life. Thus, the charyas or the code of conduct mentioned in a rajaswala stree is termed as rajaswala paricharya. रजस्वला परिचर्या को समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि रज क्या है। So it is the उपधातु of रस धातु. Acharya Sushruta illustrates the formation of raja while explaining the details about shonit, that is the रक्त धातु. और उसमें कहा गया है रसात एव स्त्रिया रक्तम रजः संज्ञम प्रवर्तते। और उसमें क्या हो रहा है कि पोषक रस और आहार, that is the essence of food, when reaches the origin of raktavah srotas in yakrit, where it is acted upon by ranjak pith or agni, metamorphosis to rakta dhatu. So when a part of this rakta comes to the uterus, it is termed as raja. Acharya Dalla explains that rakta which comes out of the uterus during ritukal is termed as raja. धातु वैषम्यम धात्वो वातादेव रसाश्च तथा रजः प्रभृति यश्च तेषां वैषम्यम. So rajah has the capability of getting vitiated. Raja updhatu can be considered as basal layer of endometrium which is stable, and it is said updhatu is said to be gati vivarjit. तो वो उसकी गति नहीं होती है, वो वहीं पर स्थित रहता है. So the basal layer has been considered as the place where stem or progenitor cells reside and contribute to the construction of functional layers. So the disease process starts focally in the depth of the basal endometrium. So अगर हम endometrium को देखते हैं तो उसमें भी दो layers रहती हैं, एक basal layer रहती है, एक functional layer रहती है. तो basal layer से ही जो endometrial arteries हैं वो वहां से ही स्टार्ट होती हैं, और जो फंक्शनल लेयर है वो शेड होती है मेंसेस के टाइम पर. तो आप देख लेते हैं इसमें एक फंक्शनल जोन है और एक बेसल जोन है. तो जो फंक्शनल लेयर है, इट इज क्लोजेस्ट टू द कैविटी, इट कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स, undergoes changes with monthly cycle. So this is the layer which sheds during menses. और जो बेसल जोन है, इट इज लेयर जस्ट अंडर द एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम के साथ में ही होती है. इट अटैचेस फंक्शनल लेयर टू मायोमेट्रियल टिश्यू, इट हैज टर्मिनल एंड्स ऑफ ग्लैंड्स एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो जो मॉडर्न में बताया है और जो आयुर्वेद में बताया है वो सिमिलर ही है. सो व्हाट इज आर्तव? आर्तव वर्ड implies whatever is cyclical. For example, Rito Bhavam Artavam. Tikakar Indu has explained that all the processes involved in the Pravartamanam are to be considered as Artav. Now, Artav, which accumulates over Raja Upadhatu, can be considered as functional layer of endometrium. So, Raja और Artav में difference है, और जो उसको रस के उपधातु में भी रज को बोला है, आर्तव
कुछ जगह बोला है, पर मेनली उसको रज को ही हमने उसको उपधातु माना है। तथा रक्ते च स्त्रीणां मासे मासे गर्भकोष्ठम् अनुप्राप्य त्रयः प्रवर्तमानम् आर्तवम् इति आहुः. So the blood accumulated in the uterus when discharged every month for 3 days is called artav. And amount of artav chatvaro rajasah striyah, amount is 4 anjali, that is approximately 4 ounce. वो थोड़ा मॉडर्न से डिफर करता है, but it varies from patient to patient. Now coming to Ritu Chakra, the entire Ritu Chakra or the menstrual cycle is divided into 3 phases. The duration of these phases is Rajasrav Kal, Ritu Kal, Ritu Vyatit Kal. So Rajasrav is the menstruation. It is for approximately 3 to 5 days, and the dominant dosh is Vat. And this is during this phase, menstrual blood loss is occurring. Ritu Kal, it is the proliferative phase, and the duration is 12 to 16 days or even whole month if without menstruation, and the dominant dosh is Kapha during this phase. And here establishment of Naveen Raja starts, because immediately after menstruation, new endometrial capillaries and arterioles start developing. Ritu Vyatit Kal or the secretory phase, is from 9 to 14 days. Dominant dosh is Pitta, and here the presence of Puran Raja. Now Rajasrav Kal, duration of Rajasrav Kal is 3 days according to Bhav Prakash, 3 nights Ashtang Sandra, Ashtang Hriday, 5 nights by Charak, 7 days by Harit Samhita and Bhel Samhita. Then according to Bhav Prakash, it can be 3 days, 5 days or 16 days. रजस्राव और आर्तव उत्पत्ति मासेन उपचितम रक्तम धमनीभ्याम ऋतो पुनः ईषत् कृष्ण विगंधम च वायु योनि मुखात् अनुदेत. अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, ऋतो भवम आर्तवम स्त्रीणां यत् अपत्य मार्गात् शुद्धम ईषत् कृष्णम विगंधम च वायु प्रेरितम लोहितम प्रवर्तते तत् आर्तवम उच्यते. So the blood collected for whole month by both the dhamanis, we can call uterine vessels or endometrial capillaries, assuming slight blackish color and specific odor, is expelled from the vaginal orifice by Vayu. This is the normal menstruation. Now, and according to Vishwamitra, Sukshma Kesha Pratikasha Bij Raktavah Siraha Garbhashayam Tarpayanti or Purayanti Masad Bijay Kalpate. So he has clarified that hair thin vessels fill the uterus for whole month to receive the beach. So endometrium bed is getting ready to receive the ovum or for the fertilization. Now, characteristic of normal menstruation. So this picture depicts that the normal menstruation should be normal, that you should not feel that something is occurring in your life or in your body. It should be so smooth. और आपने सुना भी होगा कि कई फीमेल्स बोलेंगी नहीं, हमको तो पता भी नहीं लगता कि मेंसेस आके चले गए. और आप यंग जनरेशन में लड़कियों में अगर हम देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है. कभी वो उनको पेन, मेनली पेन सबको बहुत रहता है, फिर कभी किसी को ब्लीडिंग कम हो रही है, किसी को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो वो नॉर्मल नहीं है. सो दिस पिक्चर डिपिक्ट्स कि इट्स लाइक अ वेरी स्मूथ फंक्शन. सो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन है उसके क्या लक्षण उसमें बताए हैं. मासात निष्पिच दाह अर्ति पंचरात्रि अनुबंधी च न एव अति बहु न अति अल्पम आर्तवम शुद्धम आदिशे. So normal menstruation is that which has intermenstrual period of 1 month. Duration of blood loss is 5 days. It is not associated with pain or burning sensation. Menstrual blood is not unctuous and neither very scanty nor excessive in amount. So जो intermenstrual period है वो 1 month का, या हम वो बोलते हैं 28 to 30 days. जो duration है उसका mainly 5 days ही रहता है, और उसमें पेन भी नहीं है और बर्निंग सेंसेशन भी नहीं होनी चाहिए. और मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो स्टिकी सा भी नहीं होना चाहिए, क्लॉटिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, और ना वो बहुत कम होनी चाहिए और ना ही वो एक्सेस में होना चाहिए. तो ये नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन है ये उसके लक्षण है. और इसके अलावा कुछ और आपको सिम्टम है तो वो नॉर्मल नहीं है.
So here we can see 54% of menstruators thought their severe period symptoms were normal. So and this one of the many reasons why talking about period is so important. So वर्ण ऑफ आर्तव, उसका कलर क्या रहता है? गुंजाफल सवर्णम च पद्म अलक्तक सन्निभाम इंद्रगोपक समकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेष। ये आचार्य चरक ने बताया है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है शशास्त्रिक प्रतिमाम यत तु यत वा लाक्षा रसोपमम तत् आर्तवम प्रशंसन्ति यद वासो न विरंजयेत। उसमें उन्होंने बोला है जो कलर बताए हैं, और उसमें उन्होंने स्पेसिफिक बोला है वासो न विरंजयेत, कि जब कपड़े पे उसका स्टेन नहीं लगना चाहिए। तो उसमें जो उन्होंने बताए हैं वो किस कलर का मेंस्ट्रुअल ब्लड हो सकता है, उसमें गुंजाफल, रक्तकमल, अलक्तक, इंद्रगोप, शशास्त्रिक, लाक्षारस एंड ईशत कृष्ण। दीज आर ऑल द नॉर्मल कलर ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड। कोई बोलेगा कि मेरे को बहुत डार्क कलर का आता है, कोई बोलेगा बहुत लाइट कलर का आता है। तो जो ये वेरिएशंस हैं ये सब नॉर्मल हैं। तो उसमें मोस्टली आपको ये कलर्स रहते हैं। गुंजाफल है, जो शशक है, रैबिट है, उसका ब्लड का कलर है, रक्तकमल का, इंद्रगोप का, लाक्षारस का। तो दीज आर ऑल नॉर्मल। और एक उसमें उन्होंने ईशत कृष्ण बोला है, और उसकी डेफिनेशन में भी उन्होंने बताया है कि जो ईशत कृष्ण जो वो पुराण रजस है, तो वो जो स्टार्टिंग में भी निकलता है तो कई बार वो थोड़ा सा डार्क कलर का ब्लड होता है, तो नॉर्मल है। तो अब रजस वाला परिचर्या पर बात करते हैं। उसमें हमको क्या बेसिकली करना है, उसमें उन्होंने बताया है तथा पुष्प दर्शने प्रथम दिवसात प्रभृति ब्रह्मचारिणी स्नानादि अलंकार रहित गर्भ संस्तशायिनी त्रिरात्रम आसीत वर्ण शराब करतल अन्यतमे च यावकम पयसा सिद्धम अल्पम कर्षणार्थनम अश्नियात तीक्ष्ण उष्ण अम्ल लवणानि वर्जयेत। उन्होंने ये बोला है कि जैसे ही पुष्प दर्शन होता है, जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट डे से ही आपको ब्रह्मचारी नहीं रहना है, आपको कोई बहुत तैयार नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल रहना है। और दर्भ संस्तर, और जो दर्भ प्लांट है उसकी जो चटाई है उसके ऊपर आपको सोना है, लेटना है। और 3 रात तक आपको 3 दिन आपको ये जो परिचर्या है उसको फॉलो करना है। और जो खाना है वो या तो आप पत्तल में खाएं, या आप मिट्टी के बर्तन में खाएं, या हाथ में लेकर खाएं। और उसमें जो खाने का उन्होंने बताया, उन्होंने बोला है कि यवकम पयसा, जो यव है, जौ है, उसको दूध में पका करके खाना है और थोड़ी मात्रा में खाना है। कर्षणार्थम अश्नियात, जो जिससे कि जो है अभी आगे देखेंगे कि जो रजस्राव काल है वो एक तरह का शोधन का भी है, तो इसलिए उसको कर्षणार्थम हमको उसको थोड़ा थोड़ा ही खाना है। तीक्ष्ण उष्ण अम्ल और लवण रस का हमको नहीं यूज करना है। तो ये उसमें है, जैसे ये दर्भ की चटाई है, और ये पत्ते के जो पत्तल आते हैं वो है, मिट्टी के बर्तन हैं। और इस तरह से इसमें इन्होंने ये नीचे वाली पिक में दिखाया है, ये जौ है, दूध में ये पका करके ऐसे बन जाते हैं। और जौ की रोटी है वो आप दूध के साथ ले सकते हैं। आगे उन्होंने बताया है क्षयरयम यावकम स्तोकम कोष्ठ शोधन कर्षणम देन कर्तल शरावपर्ण अन्यतम भोजिनम हविष्यम। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो यवक है उसको कोष्ठ शोधन के लिए हमने लेना है, और कर्षण के लिए थोड़ी थोड़ी अमाउंट में उसको बार बार ले सकते हैं। और जो है हमको उसको हविष्य की तरह लेना है। इसमें भी इसके हविष्य के मेन जो इसका मतलब आता है, वो जैसे हम हवन में सामग्री डालते हैं वो थोड़ी थोड़ी करके हम डालते हैं, उसके बाद जो अग्नि है वो प्रज्वलित होती है। उसी तरह से ही ये जो है ये अग्नि मांडे का टाइम रहता है, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा खाना है जिससे अग्नि भी विषम नहीं हो। सो हविष्यम स घृत शाल्योदनादि क्षीरम संस्कृतम यवान्नम इति एके। तो उन्होंने ये बताया है कि हम यव को भी का भी सेवन कर सकते हैं, और शाली चावल का भी दूध में उसको पका करके उसका सेवन कर सकते हैं।
So Karshan helps to maintain Vaishadya of Artav and timely cessation of bleeding. So जो Karshan है उससे जो आर्तव है वो शुद्ध होता है, उसमें वैशद्यता आती है और वो ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल अमाउंट में भी होती है और नॉर्मल टाइम पे वो बंद भी हो जाती है। रजह काल इज नेचुरल शोधन काल लीडिंग टू अग्निमांद्य, और उसमें जिस तरह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है तो वहां पे वो व्रण बन जाता है, तो ऋतुमती स्त्री को व्रणी भी बोला है। तो जिस तरह से हमको व्रण का उपचार करना होता है, व्रण की हीलिंग के लिए जो हमको रूटीन फॉलो करना होता है, उसी तरह से हमको स्त्री को भी व्रणी समझ करके उसका ध्यान रखना है। So aim of Rajaswala Paricharya is to avoid vitiation of Vata and Kapha, prevent formation of arm and restore energy. So अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि during menstruation क्या क्या changes हो रहे हैं, क्या क्या physiological processes उस टाइम पे हो रहे हैं बॉडी में। Now उस टाइम पे क्या हो रहा है, regeneration of endometrium starts even before the menstruation ceases and is completed 2 to 3 days after the end of menstruation. जो नया एंडोमेट्रियम है, जो उसका रीजेनरेशन है, वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो शेड होना शुरू होता है तो उसके साथ साथ ही नए जो नया एंडोमेट्रियम है वो बनना शुरू हो जाता है। न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो फ्रॉम द स्टम्प्स ऑफ ओल्ड वन, द ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमल सेल्स आर रीजेनरेटेड फ्रॉम द रेमिनेंट्स लेफ्ट इन द बेसल जोन। सो बेसल जोन से ही नया एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रीजेनरेशन ऑफ फंक्शनल लेयर is attributed to a unique stem cell population and its progenitor cells confined to basal layer. तो वो अभी स्टडीज में आया है कि वो बेसल लेयर में प्रोजेनिटर सेल्स, स्टेम सेल्स रहते हैं। सो इसलिए भी हमको जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्टेम सेल से ही वो नया जो सेल है वो बनेंगे। अगर वहां पे कुछ भी डिफॉर्मिटी होती है तो वो आगे उस चीज का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। Now then during ovarian cycle, at the start of the menses there is recruitment of groups of follicles, the antral phase. So now see, this is the first 3 days और यहाँ पर cohort of growing follicles हो जाता है, और उसमें से एक follicle जो है वो dominant होता है by the 7th day. So selection of dominant follicle and its maturation, then ovulation, corpus luteum formation and demise of the corpus luteum. ये ovarian cycle के phases हैं। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जब एक follicle ने grow होना है तो उसको वो सारा atmosphere, उसको वो सब nutrition proper होना चाहिए कि जो ovum है वो follicle जो है वो healthy way में develop हो। So there is accelerated growth of all the components of the follicles of the preantral phase. So there is production of follicular fluid, which is primarily an ultrafiltrate of blood from vessels within theca interna. So यहाँ पे अगर उन्होंने ultrafiltrate of blood बोला है तो यहाँ से हम उसका जो हम रस का प्रसाद भाग है उसको भी हम समझ सकते हैं, जिसकी वजह से जो ओवम है वो हेल्दी बन रहा है। और हम आजकल देखते हैं जो सैनिटरी पैड्स की एड्स आती हैं वो बोलते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स भी आपको नॉर्मल लाइफ आप उस तरह से ही स्पेंड करिए, पर वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये वाला जो फेज है वो इस टाइम पे वात की वृद्धि है, पित्त का शमन हो रहा है और जो कफ का संचय है। और यहाँ पर हमको जो डोमिनेंट फॉलिकल जो बनना है, जो हेल्दी ओवम हमको चाहिए, उसके लिए हमको कफ जो है वो हमको सही प्रमाण में चाहिए, तभी वो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट होगी। और तभी हम आजकल देख रहे हैं एंडोमेट्रियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड फॉलिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, एंड ओव्यूलेशन है। ये बहुत ज्यादा कॉमन होने लग गया है क्योंकि हम इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और अभी जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम है वो वात वृद्धि का काल है, और हम ये सब जो हमारा रेजिमेंट रहता है, जो लाइफस्टाइल रहता है, हम वात की वृद्धि और कर रहे हैं, और उसकी वजह से कफ और पित्त जो है वो उनका शमन हो रहा है, उनका ह्रास हो रहा है। तो यह ही उन्होंने स्पेसिफिकली क्यों बोला है, क्योंकि ये मधुर और कषाय रस
प्रधान है। इसमें गुरु, मृदु, पित्सल और रुक्ष गुण है, शीतवीर्य है और कटु विपाक है। It pacifies pith and cough, absorbs clay and nail, performs as lekhan dravya. It also controls the speed of cell life towards destruction. That is, it increases the lifespan of cell. It is a rich source of manganese, selenium, phosphorus, and copper. It is लेखनीय, व्रणरोपण, मेध्य, अग्निवर्धक, बहुवात मलकर, does रक्त प्रसादन। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो रज है, जो एंडोमेट्रियम है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। वो लेखनीय है क्योंकि वहां पे अभी विशोधन का काल है। व्रणरोपण है क्योंकि वहां पर ब्लीडिंग हो रही है। मेध्य है क्योंकि उस टाइम पर फीमेल को थोड़ा सा एंजाइटी और वो सब नहीं फेज में, उस फेज में नहीं रहना है, तो उसको शांत रहना है, तो वो मेध्य भी है। अग्निवर्धक है क्योंकि अग्निमांद्य का वहां पर रहता है। बहुवात मलकर है, पर हम इसको दुग्ध के साथ में इसको बनाते हैं तो वो वहां पर स्निग्ध और सरगुण का उसमें इफेक्ट आ जाता है, तो वो कोष्ठ शुद्धि भी करता है और रक्त प्रसादन भी कर रहा है क्योंकि वहां पे नए ब्लड वेसल्स बन रहे हैं, नया एंडोमेट्रियम बन रहा है, तो वहां रक्त की भी शुद्धि हो रही है। Then lignans are present. The structural and functional similarity of lignans to 17B estradiol makes them bioactive as phytoestrogens. Now, ये सबसे important है don'ts during रजस्राव काल। ये कहा गया है कि क्या क्या नहीं करना है। तो उसमें उन्होंने बोला है ऋतो प्रथम दिवसात प्रवृत्ति, ब्रह्मचारिणी, दिवा स्वप्न, अंजन, अश्रुपात, अनुलेपन, अभ्यंग, नखछेदन, प्रधावन, हसन, कथन, अति शब्द श्रवण, अवलेखन, अनिल आयसान परिहरे। देन अश्रुपातम, नखछेदम, अभ्यंगम, अनुलेपनम, नेत्रयोः अंजनम, स्नानम, दिवा स्वापम, प्रधावनम, अति उच्च शब्द श्रवणम, हसनम, बहु भाषणम, आयासम, भूमि खननम, प्रवातंच विवर्जयेत्। तो जो चीजें उन्होंने मना की हैं कि एक तो ब्रह्मचारिणी रहना है, दिवा स्वाप नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, अंजन नहीं करना है, आंखों में काजल वैसा कुछ नहीं लगाना है, अश्रुपात रोना नहीं है, अनुलेपन कुछ भी आपको लेप वगैरह नहीं लगाना है, अभ्यंग नहीं करना है, नख छेदन नहीं करना है, नेल्स नहीं काटने हैं, भागना नहीं है, हंसना, बोलना, ऊंची आवाज में बात करना, ऊंची आवाजें सुनना, वो सब नहीं करना है। और जो थकावट है उसमें एक्सर्शन हमको नहीं करनी है। देन एक उसमें इन्होंने ये बोला है कि प्रवातंच विवर्जयेत्, बहुत हवा में भी नहीं जाना है। Mainly avoid sleeping during daytime, crying, application of anjan is prohibited, bathing, massaging, exercise or running should be avoided, laughing, talking too much, trimming of nails, combing of hair should be avoided, use of Svedan karma, Vaman and Nasya karma are contraindicated, coitus is contraindicated, no adorning oneself and not wearing ornaments. So किसी तरह का आपको वहाँ पे excitement, anxiety नहीं होनी चाहिए। So why crying or application of anjan is prohibited? Now, the studies have shown that the thinnest cornea is observed at the beginning of the menstrual cycle, significantly greater thickness at ovulation and at the end of the cycle. Through the tear film and aqueous humor, estrogen can reach estrogen receptors in the corneal epithelial, stromal and endothelial cells, potentially affecting corneal thickness and biomechanics. Handa et al. In 2002 found that significant diurnal variations in corneal curvature occurred in young women after menses, and that the corneal curvature became flatter during menses. So, एक ये भी reason रहा होगा कि हम जब अंजन कर रहे हैं या रो रहे हैं तो आई में जो प्रेशर रहता है तो वो कॉर्निया को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। Now, and why bathing is prohibited? और यहाँ पे हमको थोड़ा सा thermoregulation को समझना जरूरी है। The thermoregulatory network consists of a central integrated circuit in the preoptic area of the hypothalamus, which orchestrates the activation of thermoeffector mechanisms
in response to input from peripheral and central thermoreceptors. Then core body temperature is normally maintained within a narrow range in the interthreshold zone of shivering and sweating by relying on the autonomic thermoregulatory defenses of peripheral vasoconstriction and vasodilatation. Now, it is postulated that temperature-sensitive neurons in the POA integrate ascending peripheral thermosensory signals, for example, from thermoreceptors in the skin, with information about brain temperature to regulate outputs of brown tissue, adipose tissue, and shivering thermogenesis, promoting neurons in the dorsomedial hypothalamus, and of cutaneous vasoconstriction, promoting neurons in the median preoptic nucleus. So, जो टेम्परेचर है स्पेशली स्किन के थ्रू ही हाइपोथैलेमस में वो रेगुलेट होता है, ब्रेन को वो सिग्नल्स जाते हैं और उसको अडेप्ट करना पड़ता है. The endogenous molecular clock within the suprachiasmatic nucleus receives inputs from the retina to synchronize its activity and thus synchronize internal physiological processes with the environmental light and dark cycle. The effect of bathing. Now, during bathing, several actions unique to bathing will be exerted on the body, including hyperthermic action, hydrostatic pressure, buoyancy, and viscosity of water. The most important of these is hyperthermic action, which warms the blood in superficial vessels, thereby increasing the deep body temperature through circulation. अब यहाँ पर वो hyperthermic action है, अगर उसी तरह से कोई ठंडे पानी से नहा रहा है तो उसमें hypothermic action हो जाएगा. With an increase in body temperature, heat-sensitive neurons are excited, while cold-sensitive neurons are inhibited in the thermoregulatory center of the hypothalamus, causing inhibition of the sympathetic nerves and stimulation of the parasympathetic nerves, leading to vasodilatation and induced perspiration to decrease the body temperature. So, जब vasodilatation होगा तो जो flow downward होना चाहिए वो पेरिफेरल में जाएगा, और इसीलिए आपने सुना होगा, अब मेरे पास भी कई पेशेंट्स आते हैं, आप बात उनको पूछो तो बोलेंगे कि हम अगर फर्स्ट डे नहा लेते हैं तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं. तो वो लोग जैसे 3 दिन फिर नहीं नहाते हैं या सिर्फ लोअर पोर्शन को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और हेड बाथ तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं. तो वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बहुत हमको डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं मिला नहीं है, बट दिस शुड बी अ फैक्टर कि वो हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं और पेरिफेरल जो नर्व्स हैं वो कहीं ना कहीं उस ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं. Now, studies on Rajaswala Paricharya. Rajaswala Paricharya effect on the menstrual cycle and its associated symptom. Now, this study was done by Dr. Pallavi Pai, Dr. Sarita Bhutara, and Dr. Prasad Pankar. The study was done on 30 healthy unmarried females in the age group of 18 to 24 years having regular menstrual cycle. Subjects were asked to follow the Rajaswala Paricharya for first 3 days of their menstrual cycle for a period of 6 cycles. Menstrual history was taken before and after following the Paricharya. Observations were made on the follow-up of each regime and every month, number of symptoms of each subject and number of subjects showing presence of each symptoms. All the symptoms except 2 showed p-value less than 0.01, which implies that there was a significant decrease in the number of subjects showing these symptoms, which are pain in lower abdomen, lower backache, pimples, breast tenderness, pain in calf muscles, loss of appetite, nausea, vomiting, increased frequency of micturition, weakness, headache, and excitability, irritability, or depression. There was no significant decrease in hot flashes and constipation or increased frequency of motions. Then there was another study, efficiency of Rajaswala Paricharya in Earth Richter, a case study. It was done by Dr. Sonu, Dr. Hetal Dave, and Dr. Vipin Kumar. A young female patient aged 25 years, gravida 0, presented with complaints of heavy menstrual bleeding. Her menstrual flow was heavy since 5 to 6 months. Routine investigations such as complete blood count, bleeding time, clotting time, liver function test, renal function test, random blood sugar, and thyroid profile were carried out. Pelvic ultrasonography was done. All investigations were normal.
Then the patient was treated with Rajaswala Paricharya during her menstrual flow for 4 consecutive cycles. After treating with therapy, her profuse menstrual flow was returned to normal. And this was the result. Before treatment, the duration of flow was 8 days, and after treatment, it became 5 days. Interval of flow was 20 days, and after treatment, it became normal from 28 to 30 days. Now, pad used before treatment, it was like first day 5 to 6 pads, second day also, third, fourth day 3 pads, fifth, sixth day 2 pads, and seventh and eighth day 1 to 2 pads. But after 4 months of Rajaswala Paricharya, first day there were 3 pads, second day 2 to 3 pads, third day 2 pads, and fourth and fifth day 1 pad. So it became normal. Clots were there before treatment. After treatment, there were no clots, and associated symptoms of weakness and abdominal pain, which was fine after treatment. Now, coming to menstrual health and hygiene management. Now, first of all, what is menstrual health and hygiene management? It is defined as the access and use of private toilet bathroom with soap and water to wash hands and have a bath during menstruation, and use of clean menstrual management material to absorb or collect blood that is stored in a safe, clean place and changed at least 3 times a day for the duration of the menstruation period, and accessing facilities to ultimately dispose of used menstrual management materials. Now, significance. The experience of menstruation for young girls is even more difficult due to inconsistent access to education on menstruation, puberty, and reproductive health. They are dependent on their mothers, grandmothers, or women teachers for information and support to access menstrual products. These often come laden with views based on societal constructs and belief systems. So किसी भी लड़की का जो भी फर्स्ट एक्सपोजर रहेगा इस चीज के लिए, वो उसको अपने मदर, ग्रैंडमदर, जो उसके आसपास की फीमेल्स हैं, उससे ही मिलेगा. पर प्रॉब्लम ये है कि वो भी इल इन्फॉर्म्ड हैं, वो उनको भी वो टैबूज का ही उनको पता है, तो वो ही आगे पास ऑन, वो नॉलेज वो पास ऑन करते हैं. The taboos about menstruation present in many societies impact on girls and women's emotional state, mentality, and lifestyle, and most importantly, health. So, large number of girls in many less economically developed countries drop out of school when they begin menstruating. Now, there has been increased momentum from donors, governments, and the private sector to address menstrual health issues. Now, the focus to date has largely been on products and more recently on improving awareness, especially with the girls. Now, this is the detail of overview of the current state. सबसे पहले है education and awareness. Girls receive inadequate education on menstruation and pre-menarche. Post-menarche education programs focus on the biological aspects of puberty with limited focus on the psychosocial needs. Awareness programs are common, but they are limited to product use, constrained by weak facilitators, and rarely target influencers. So, इस पे काम हो रहा है, but there are very lacunas बहुत हैं उसमें. Then menstrual health hygiene products में the majority of women and girls in India use homemade products to manage their menstruation. Commercial pads are expensive for low income users, and low cost pads vary in reach and quality. Then sanitation, cultural practices, hygiene routines, and community attitudes related to menstruation limit girls' use of existing toilets, particularly during menstruation. Current national level efforts to improve sanitation do not prioritize MHM or influence relevant community norms. Disposal solutions for menstrual waste are largely unexplored. Current programming does not prioritize vulnerable populations. Then policy, recent national menstrual hygiene and management guidelines are a critical step towards a collaborative and integrated solution
Policymakers continue to function in silos and need greater alignment, accountability, and strategies for implementing the guidelines at the state level. इसमें भी जो मैंने देखा है, अभी गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे वो सैनिटरी पैड्स सप्लाई करते हैं एट वेरी लो कॉस्ट, और स्कूल्स में आई थिंक कुछ जगह पे फ्री सप्लाई भी है. मैं को यहाँ का जो मैंने देखा है पंजाब का मैं बात कर सकती हूँ कि यहाँ पर स्कूल्स में जो है वो रेगुलर सप्लाई है एंड गुड क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं. कुछ कुछ स्कूल्स में वहां पर उनको इंसिनरेटर्स भी लगे हैं और उनको गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन. सो अभी एक काफी स्टेट्स में भी ये चीज चल रही है. कुछ इन लोगों ने जो गांव के लेवल पर है वहां पे ANMs को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसमें भी वो कुछ आई थिंक 2 रुपीज का या आई थिंक 150 रुपीज का एक पैड का कॉस्ट रहता है. तो वो गांव में जो आशा वर्कर्स हैं, जो ANMs हैं, उनके थ्रू गांव में डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करते हैं. मैं यहाँ पंजाब की बात कर रही हूँ, ऐसे बाकी स्टेट्स में भी है, बट स्टिल a lot of work is required to be done to reach to the each and every girl at the remotest corner of the India. Now, menstrual health, the problem क्या है वहाँ पे? There are over 355 million menstruating women and girls in India. Yet millions of women across the country still face significant barriers to comfortable and dignified experience with menstrual health. Girls do not consistently have access to education on puberty and menstrual health. In India, 71% of girls report having no knowledge of menstruation before their first period. Girls do not have consistent access to preferred high-quality menstrual hygiene products. Almost 88% of women and girls in India use homemade alternatives such as old cloth, rags, hay, sand, or ash. Women and girls lack access to appropriate sanitation facilities. There are 63 million adolescent girls living in homes without toilets. Now, once girls reach menarche in India, there is significant evidence indicating increased restrictions to their mobility and agency. Gendered social norms associated with menarche and menstruation are often perpetuated by community members and key influencers in girls' lives, particularly her mother, and can influence a girl's menstrual health and management behavior in the short term and may have long-term effects on her transition to adulthood. अब वो वही नॉलेज जो उनके पेरेंट्स को है या मदर को है, वो नॉलेज वो दे रही है और वही इल इन्फॉर्म नॉलेज से ही आगे वो ग्रो कर रही है और उसमें बहुत सारे इमोशनल मेंटल फैक्टर्स और ग्रोथ में बहुत उस चीज का अफेक्ट करते हैं. The experience of menstruation is even more challenging for vulnerable menstruating girls, that is, out-of-school girls, girls with physical or mental disabilities, adolescents who live on street, child laborers, and institutionalized girls within the juvenile justice system. For India's disabled women and girls, limited access to disabled-friendly toilets and built environment exacerbates the experience of menstruation. So, ये basic problems हैं जिन पे बहुत काम करने की जरूरत है. Now, the current state of menstrual health, there is increased momentum from international donors, the national government, small and medium-sized enterprises, and NGOs to address problems related to menstrual health. The focus to date has largely been on products and improving awareness about menstruation. So, the next table shows key national level menstrual health players in India. So, there is Goonj, सबको पता है. Under the Not Just a Piece of Cloth program, Goonj produces simple reusable cloth pads made by local women using old cloth. Cloth pads are seen as a tool for women's empowerment. Then Jayashree Industries, they are making low-cost disposable sanitary pad. Machine उन्होंने बनाई है. Then Menstrupedia, it's a for-profit enterprise that had designed and developed a comic book on menstruation, adapted to local context to provide awareness and education on menstrual health to adolescent girls. So इन्होंने puberty पे इनकी comic books आती हैं और इनकी all over world
इनकी सप्लाई होती है इनकी कॉमिक बुक्स की, एंड इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अकॉर्डिंग टू जहाँ जिस स्टेट की रिक्वायरमेंट है या जिस कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें इन लोगों ने ट्रांसलेट करके बुक्स जो है इनकी बहुत यूज हो रही हैं। और अभी इन्होंने मेल प्यूबर्टी पे भी इन्होंने बुक निकाली है, गुल्लू नाम है उसका। तो उसमें वो बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने जैसे बातों बातों में ही उन्होंने सारा जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। Then UNFPA India, it supports the Ministry of Health and Family Welfare to develop a national adolescent health strategy, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, which includes clear guidelines for providing education, awareness and support for better MHM. Then UNICEF India, it supports the development of India's national MHM guidelines. It provides leadership training for stakeholders. Then WASH, ये भी बहुत schools में इस पे भी बहुत focus किया जा रहा है, water sanitation and hygiene, which aims to increase the number of girls completing primary school and entering secondary school. Then WASH United India, it is a game-based MHM curriculum currently being piloted and tested in few states with the goal of empowering girls to overcome the stigma around menstruation. Then menstrual hygiene day भी celebrate किया जाता है. Then Great Wash Yatra, that is Nirmal Bharat Yatra, a mobile carnival that engaged over 16,000 people. Now, then WSSCC, it supports National Sanitation Program, Swachh Bharat Mission, with an emphasis on MHM, training of facilitators, and conducts research on MHM behaviors and practices. So this is FST Menstrual Health Landscape India. ये PDF इसका आप Google कर सकते हैं, इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है. Now then menstrual hygiene management products. So these are the products. इसमें mainly cloth pad है, then sanitary napkin है, tampons हैं, then इसमें bamboo fiber के pads हैं. This is sea sponge, then banana fiber के हैं pads बने हुए, then menstrual cup है. Then these are the various sanitary napkins or the menstrual hygiene products that are being used. First of all is the reusable and washable cloth pads. They may be sustainable sanitary option but must be hygienically washed and dried in sunlight. जो cloth pads हैं वो comfortable तो हैं but उनमें basically यही रहता है कि अब हम देखते हैं कि वो घरों में कॉर्नर में सुखा देते हैं कपड़ा, तो उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसको सनलाइट में सुखाना ज्यादा जरूरी है. The sun's heat is a natural sterilizer and drying the cloths or cloth pads under it sterilizes them for future use. These cloth pads are reusable, so they are cost effective, easily available and eco-friendly. They also need to be stored in a clean, dry place for reuse to avoid contamination. Then commercial sanitary pads, they are easily available at many stores, chemist shops and online. They are expensive compared to cloth pads, non-reusable and not very environment friendly. The cotton used in their making is not 100% natural and may contain pesticides. Then tampons, they are the types of absorbent that provides internal protection. They are kind of plug of soft material or cotton which is inserted into the vagina to absorb the menstrual flow before it leaves the body. They are expensive, not easily degradable in nature, and hence not very environmental friendly. Nowadays, sea sponge tampons are available in the market, which are a natural alternative to synthetic tampons. Then reusable tampons, these are washable tampons made of natural materials like bamboo, wool, cotton, or hemp. They are also knitted or crotcheted using the natural absorbent material like cotton or wool. They are inserted into the vagina to absorb menstrual flow, same as the disposable tampons. Then menstrual cups, they may be a new technology for poor women and girls and an alternative to sanitary pads and tampons. They are like cups made of medical grade silicone rubber, which makes the cup easy to fold and get inserted into the vagina to collect menstrual blood. They can be worn up to 6 to 12 hours depending upon the amount of menstrual flow. So it needs to be removed and emptied less frequently.
They are reusable and environment friendly. It offers sustainable, practical, and cost-effective alternative where sanitation conditions are not good. Then bamboo fiber pads. Instead of wood pulp, bamboo pulp is used as an absorbing material in these sanitary pads. It has more absorbing capacity and is safer to use. They are affordable, easily decomposed, and environmental friendly pads, which also possess antibacterial properties. This provides infection and irritation-free menstruation. Also, bamboo charcoal pads are available in the market with the advantage that blood stains are not clearly visible and are also reusable in nature. Then banana fiber pads, nowadays low-cost sanitary pads for rural women made from waste banana tree fiber were sold under the name Sathi in India. They are environmentally friendly and decompose within 6 months after use. Besides these products, women in the remote rural areas also use natural materials like cow dung, leaves, and mud. Then water hyacinth pads, menstrual pads manufactured using water hyacinth is sold under the trade name Jani. They are cost effective, easily biodegradable, and eco-friendly in nature. And other details, you can read this article by Rajanveer Kaur, Kanwaljit Kaur, and Rajinder Kaur. Now, the take-home message. Now, this is very important that we don't talk about menstruation in our homes. And we don't talk about this with the young girls also, and फिर लड़कों की बात तो बहुत दूर है. So moms talk about your period with your children in an age appropriate ways. Now like, mom, what is this? Are you dying? अब बच्चों को नहीं पता, ये उनको blood दिख रहा है तो no, it's my period. It happens once in a month and I'm fine. So menstrual education starts at home. If you are a parent, then this is a reminder for you to have that period talk. So community-based approach that sensitizes both men and women is the need of the hour, rather than strategies that focus exclusively on providing sanitary pads. So this is very significant. Like menstrual advocacy is important because you shouldn't be in your 20s learning about periods first from your girlfriend. So ये चीज आज घर में हम अभी आजकल सब है ना, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं. मैं ये बोलती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट अपनी जगह है, पर साथ के साथ हमको जो मेल फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी एम्पावर करना होगा, उनको भी नॉलेज देनी होगी, उनको भी सेंसिटाइज करना जरूरी है. आप जब तक अपने बच्चों को बताओगे नहीं, मतलब वो एक ओपननेस आनी बहुत जरूरी है. आप हम अपने बच्चों को, लड़कियों को भी पहले से चलो थोड़ा बहुत आइडिया अभी एजुकेटेड फैमिलीज में दे देते हैं, पर लड़कों को पता ही नहीं होता है. तो वो चीज लड़कों को भी सेंसिटाइज करना, उनको भी अवेयर करना बहुत जरूरी है. तो उससे क्या होगा कि इस चीज का बहुत बैलेंस अच्छे से आ जाएगा और एक उनमें भी उनको भी एक समझ रहेगी कि उनको किस तरह से इस चीज को हैंडल करना है. So 20% of girls drop out of school after their first period. Some of the reasons include lack of awareness, poor toilet facilities, no support from family, insufficient protection, and shame and embarrassment. So a sanitary pad today will be the reason a girl child stays in school to learn. Now, primary care physicians are the first point of contact for diagnosis of common menstrual problems and other associated reproductive morbidities among the populations in their community. So एक ये हमारी भी बहुत बड़ी responsibility है कि कोई भी एटलीस्ट जो यंग गर्ल हमारे पास आती है कुछ भी अपनी menstrual related problems के लिए या otherwise also किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी कंसल्टेशन के लिए वो आते हैं, तो उनको एक menstrual हाइजीन एंड मेंस्ट्रुएशन के बारे में उसको नॉलेज देना बहुत जरूरी है. क्योंकि आप अगर बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, उनको पूछ लो आपकी LMP क्या थी, आपको मेंसेस कब आए थे, तो वो उनको याद ही नहीं होता है. तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि आपको आपकी डेट तो एटलीस्ट याद रहनी चाहिए. एंड सिमिलरली अगर मैरिड कपल आएगा और स्पेशली इनफर्टिलिटी का आएगा, तो उसमें भी आप देखेंगे आप फीमेल को पूछ रहे हो कि आपको मेंसेस कब आए हैं, तो वो सोचने लग पड़ेगी और अपने हस्बैंड को पूछेगी कि मेरे को मेंसेस कब आए हैं, तो हस्बैंड बताएगा तुम भी किस डेट को आए थे. तो वो एक अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है. आपकी बॉडी अपनी है वो, और आप जब तक उसके लिए आप
कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, उसमें आप अगर अपनी बॉडी से आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप फिजिकली लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही. So increasing the role of male partner and clearing the belief system of the male partner is also pertinent in combating deep-rooted social beliefs and cultural taboos. Men and boys typically know even less, but it is important for them to understand menstruation so they can support their wives, daughters, mothers, students, employees, and peers. Rajaswala Paricharya is the basis for healthy life of a woman, as it promotes the normal physiological changes occurring during menstruation, while menstrual health and hygiene management focuses on the hygiene aspect of a woman during menstruation. So, menstrual health and hygiene management should be a part of Rajaswala Paricharya for healthy life and saving them from menstrual disorders leading to mental and emotional disturbances. So, for a healthy and a happy society, Rajaswala Paricharya is the foundation, as the woman is the progenitor. Thank you. Thanks, ma'am. It was really great session. बहुत अच्छे से बताया आपने, स्पेशली जो लास्ट के जो 3-4 स्लाइड्स थे. I hope, or I would say that that slides are very important in today's era also, because I thought बहुत ज्यादा जरूरी है. आज पर हम भी लोग देखते हैं ना जिस प्रकार से सोसाइटी में, और मुझे लगता है कि हैप्पी टू ब्लीड ये भी कंसेप्ट चल रहा है. हम लोग देखते हैं कि हमारे फिल्म स्टार से लेकर सभी कॉमन जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनके अंदर भी एक अवेयरनेस बहुत आ चुका है काफी हद तक. और आपने बहुत अच्छा सा एक अच्छा कलेक्शन था आपका. तो कुछ सवाल है हमारे वैद्यों के, तो आप पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पर भी, जो लोग देख रहे हैं, या यहाँ पर हमारे साथ जूम पे भी है. एक सवाल मेरी तरफ से है कि जो टैम्पोन्स या जो मेंस्ट्रुअल कप आपने बताया, तो आर दे रियली यूजफुल और आर दे कंफर्टेबल टू यूज? हाँ, आप स्टॉप शेयर कीजिए मैम, आप स्टॉप शेयर कीजिए. हाँ, एक मिनट. ओके. हाँ, या ओके. हाँ मैम, टैम्पून्स नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि उसमें मेनली ये रहता है कि लड़के, बच्चे या फीमेल है ना, वो कई बार भूल जाती है कि उसको निकालना भी है. और उसमें आई थिंक आज से 10 से 15 साल पहले टैम्पून्स काफी यूज में थे, पर उसमें जो पेशेंट था ना, वो शॉक में चला जाता था, क्योंकि वो रह जाता था और वो ब्लड अंदर ही कलेक्ट हो रहा है, इन्फेक्शन के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं. तो वो नहीं करना चाहिए यूज. और ठीक है, कहीं जरूरत है, कहीं जाना है, आप उसको नहीं हैंडल कर सकते, तो आप थोड़े टाइम के लिए आप उसको यूज कर लीजिए, 2-3 घंटे के लिए. और जहां तक मेंस्ट्रुअल कप है, उसमें भी बहुत वेरिड फीडबैक्स हैं. सबसे पहले तो उसमें उसको इंसर्ट करना, उसमें थोड़ा सा जो फीमेल है उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है, कई बार वो लूज हो जाता है. एंड सेकेंडली जो रेगुलर यूज कर रहे हैं वो उसको उनको कंफर्टेबल लगता है वो, कि कहीं पे भी आपको एटलीस्ट वो 5-6 आवर्स आप कंफर्टेबल हैं. बट जहां तक मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुअल कप भी बहुत नहीं यूज करना चाहिए. अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांत के को देखते हैं, तो वो वात का काम कर रहा है, और हम अगर उसको वहां पे चाहे कलेक्ट भी कर रहे हैं, तो हम वो उसको हम रोक रहे हैं. तो वो अगर यूज करना है तो कंटिन्यूएशन में वो 10-12 घंटे नहीं यूज करें. बहुत इमरजेंसी है तो 3 से 4 घंटे यूज किया, फिर उसको वॉश कर लिया, इस तरह से मुझे लगता है कि यूज करना चाहिए. तो कप्स हम रीयूज कर सकते हैं? मेंस्ट्रुअल जो कप होता है वो रीयूज करना है या हर बार फ्रेश यूज करना है? नहीं मैम, उसको रीयूज कर सकते हैं. उसको आप गर्म पानी से वॉश करके उसको रीयूज कर सकते हैं. अच्छा, गर्म पानी का वॉश करके यूज कर सकते हैं, ठीक है. हाँ. और एक थोड़ा सा मैं ये भी अवेयरनेस के लिए भी पूछना चाहूंगी कि हाउ टू डिस्पोज द पैड, सैनिटरी पैड को कैसे डिस्पोज करना है, क्योंकि जब कचरे की गाड़ी आती है ना, तो कई बार ऐसे चित्र देखे जाते हैं ना कि लाइक मैंने देखा है कि कुछ लोग इसको वॉश करते हैं, कुछ कैरी बैग में फेंकते हैं, कुछ कागज में फेंक देते हैं. तो ये थोड़ा सा एक बार हाइजीनिक दृष्टिकोण से, या जो आज प्रदूषण फैला है सोसाइटी में, उसको लेकर हम इसको कैसे देखें, और क्या हमें कुछ पहल करने की जरूरत है? मैम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका आंसर देना, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है.
तो मैं ये कहूंगी कि उसको आप प्रॉपरली रैप करके, जो ड्राई कचरा और जो वेट कचरा आता है ना, तो उसमें आप उसको, जैसे ड्राई कचरे में आप जाने दीजिए क्योंकि वो इंसिनरेटर में चले जाता है, तो वो वहां पे बर्न हो जाता है। और जैसे स्कूल्स हैं या कोई ऑफिस वगैरह है, वहां पे उन्होंने सेपरेट इसके इंसिनरेटर्स लगाए हुए हैं कि वो वहां पे आप डालिए और वो बर्न हो जाएगा। तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है उसको प्रॉपरली रैप करके जो ड्राई वाला कचरा है उसमें डालना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन अभी नहीं है ओपन में डालने से। और ये अभी सिर्फ सिटीज में ही अवेलेबल है, मतलब ये फैसिलिटी। आप अगर टाउन्स में जाएंगे या गाँव में जाएंगे तो वो भी नहीं है, तो वो एक इशू तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, यस, ये तो सही बात है जो आपने कही, बट लाइक हाइजीन को लेकर और ये भी एक बात है कि कुछ इसका जो ये होता है, कुछ एक्सपायरी डेट वगैरह होता है, कितने पुराना समय का सैनिटरी पैड हमें यूज करना है, इसके बारे में कुछ हम ये कर सकते हैं, लाइक 1 साल पुराना, 2 साल पुराना? नहीं मैम, बहुत पुराना नहीं यूज करना चाहिए, और मुझे लगता है 1 साल, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली पैक्ड है तो 1 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके ओके, यस। तो इसको लेकर लाइक कभी कभी जो रजस्वला परिचर्या के दौरान हम लोग देखते हैं कि लड़कियों में, स्कूल गोइंग गर्ल्स में काफी शुरू के स्टार्टिंग के फेज में बहुत ज्यादा क्लॉटी मेंस्ट्रुएशन होता है, डिस्मेनोरिया की। तो मुझे लगता है 50% परसेंटेज के जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, उसमें से लड़कियां ज्यादा है कि डिस्मेनोरिया को होता है। और वो इस बारे में आप क्या थोड़ा सा किस प्रकार से हमें इसको देखना है आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में? मैम सबसे पहले तो लाइफस्टाइल वही मेन है। क्योंकि बट इट्स नॉट दैट मच इजी, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी हो गई ना हमारे आजू बाजू में कि लाइक टिफिन में, खाने में तो इतना हो नहीं पा सकता है, क्योंकि एक तरह से हम लोग जिस प्रकार से सोसाइटी में जो जिस प्रकार से सारे साइंस या साइंटिफिक सब कुछ मटेरियल जो बड़ा है ना, इसको कितना कैसे कंट्रोल करें? इतना आपके बाजू में दिखता है, इतनी दुकान है, मॉल है, ये है, तो हम अपने पट्टी बांध कर तो नहीं चल सकते, लाइक तो ऐसे भी होता है। नहीं, वो फिर बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मेडिसिन भी देंगे, हम ठीक है ट्रीटमेंट भी करेंगे, तो वो थोड़ी देर ठीक रहेगा, है ना, जितना देर उसका इफेक्ट है। फिर वापस अगर हम वही चीजें, उस चीज को जो बढ़ा रहा है, जो बात को एग्रीवेट कर रहा है, अगर हम वही सब परिचर्या कर रहे हैं या रूटीन हमारा वैसा रहेगा, तो वो नहीं ठीक होगा। तो आप ठीक है, हम बिल्कुल नहीं बंद कर सकते हैं, पर हम थोड़ा सा उसको लिमिट में कर लें, थोड़ा बैलेंस कर लें भी। आप अगर क्या बोलते हैं ना, जंक फूड अगर खाना भी है, तो आप थोड़ा सा नेचुरल फूड जो घर का खाना है वो भी बैलेंस में तो रखिए, वो करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो दिख ही रहा है कि जो भी पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, इनफर्टिलिटी है, वो आगे से आगे वो चीज बढ़ ही रही है। मना तो नहीं कर सकते हैं उनको, पर हम उनको थोड़ा सा कंसल्ट, अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट समझता है उस चीज को, और वो नहीं भी करते हैं। अब जैसे अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है इनफर्टिलिटी का है या जो भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का है, तो मैं उनको बोलूंगी कि आपने 15 से 20 दिन जो जो चीजें नहीं खानी है, तो वो पेशेंट मानता है, वो नहीं खाता है ना। अब जैसे दही है, आप जो गुरु पदार्थ हैं या मैदे की चीजें हैं, फ्राइड है, ये सब आप जब उनको मना करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपने मूंग की दाल खाइए, अरहर खाइए, है ना, मसूर की दाल खाइए, और खाने में भी थोड़ा घिया है, या सिंपल वाली जो सब्जियां हैं आप उस तरह से खाइए, तो पेशेंट करता है। तो वो थोड़ा काउंसलिंग करना पड़ता है उसका, और वो कर लेते हैं, क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं है मैम। अभी आप हमारे जो बताए हैं Are you there, ma'am? आई थिंक कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है। ओके ओके, यस।
तो एक क्वेश्चन भी आया है मैम कि आचार्यों ने जो परिचर्या बताई है, जैसे नहाना नहीं, फिर अंजन नहीं करना है, हाथ में लेकर भोजन करना, फिर चटाई पर सोना है, ये पेशेंट्स को फॉलो करना कैसे पॉसिबल है? और ये सब फॉलो करना आज की डेट में पॉसिबल है क्या? ये भी एक सवाल आया है यहाँ पर कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या, किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। यस मैम। हाँ जी मैम, या थोड़ा कनेक्शन का हाँ प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो जो आपने हाँ परिचर्या बताई है या आचार्यों ने ग्रंथों में जो बताया है ना कि नहाना नहीं है या फिर अंजन नहीं करना, ये नहीं करना, भोजन हम्म, हाथ पर लेकर हम्म, खाना वगैरह, तो ये हम्म। पॉसिबल है क्या आज के परिप्रेक्ष्य में? डॉक्टर नहीं अंजलि ने मैम, पूछा है। हाँ मैम, पॉसिबल तो नहीं है, पर अगर हम हमको समझाएंगे तो वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिमिट कर में कर हम्म सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम वो नहीं कह सकते आप जो वर्किंग है आप 3 दिन घर पे रहिए, है ना। तो अगर वो नहीं रह सकते हैं, तो अगर उन्होंने ऑफिस में भी जाना है तो थोड़ा कपड़े उस टाइम पहने की बहुत जैसे बीएसी होते हैं ऑफिस में और आप बाहर निकल रहे हैं, तो अगर जैसे इंडिया में तो बहुत सीजन वेरिएशन रहता है, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो उतना नहीं रहे, आप कपड़े उस तरह से पहन लीजिए। आपका खाना उन दिनों में आप उस तरह से ले जाइए, है ना। तो आप वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि भी आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो और आप इस चीज को भी आप प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं। हम 100% तो नहीं फॉलो कर सकते हैं आज के लाइफ में, बट जितना हम मैक्सिमम कर पाते हैं उतना करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक बाकी ऐसा सवाल कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छी प्रकार से बता दिया है अवेयरनेस के तौर पर भी। तो वोट ऑफ थैंक्स तो ठीक है, बट फिर भी आप और भी आपके सेशंस होंगे, हम लेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं डॉक्टर अंजना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक आभार प्रदर्शित करें एक फॉर्मेलिटी के रूप में। यस मैम। जी मैम, नमस्कार मैम। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, बहुत अच्छा आपका आज लेक्चर था, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है गायनिक का और भी और ऑप्स का भी, मतलब प्रसूति और स्त्री यस रोग का मैम। ये सबसे पहला स्टेप मैम। और अगर हमने रजस्वला परिचर्या को ही अगर प्रॉपरली मैनेज कर लिया और बहुत अच्छे से पेशेंट को सिखा दिया, तो मुझे लगता है कि आधे से जी ज्यादा जो डिजीजेज होती है वो फिर होंगी नहीं, है ना मैडम। तो इसको जी हम मैम। यहीं पर अगर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया, और उससे अच्छा आपने इसके साइंटिफिक जो आपने बताए हैं इसके बहुत ही अच्छे से साइंटिफिक पहलुओं को हम लोगों को समझाया और बहुत ही सुंदरता से इसका आपने वर्णन किया। धन्यवाद मैडम। और हम लोग को सबको बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आप अपने नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोगों को दीजिए और इसी तरह से हमसे मिलते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आयुष दर्पण का तो बहुत धन्यवाद है ही, साथ में यस आप अपना मैम। इतना कीमती वक्त हम लोग को देते हो और इतने अच्छे अच्छे से अनुभव हम लोग के साथ शेयर करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी मैम। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू थैंक यू वेरी मैम। मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके के साथ में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर सकूं। जी, अच्छा लगा यस मैम। थैंक यू मैम। यस यस। तो सभी वैद्यों का भी आभार व्यक्त करते हैं हम थैंक लोग, जो भी सारे फेसबुक पर भी देख रहे हैं। अभी लॉकडाउन खुल चुका है, फिर भी मुझे लगता है कि आयुष दर्पण का कारवां चलता जा रहा है, थोड़ी संख्या में कभी कभी घट आती है, यू मैम, क्योंकि आज बहुत संडे अच्छा है तो है। लोग बाहर जाना पसंद कर रहे हैं अभी तो ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे, तो यूट्यूब पर भी आगे आप देख सकते हो। ये एक हमारा प्रयास है, अवेयरनेस को लेकर भी जागरूकता के तौर पर भी प्रयास है, और फेसबुक पर लाइव है तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे सोसाइटी के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ऐसे ही कुछ विषयों के साथ आगे हम और भी जुड़ेंगे आप सभी से। तो धन्यवाद आपका और आभार सभी का। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, थैंक यू।